नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 अप्रैल से पहले ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मई में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। 22 से 26 मार्च के बीच अधिसूचना जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 28 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं। वहीं मई में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हो सकता है। तो 22 से 26 मार्च के बीच अधिसूचना जारी करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बैठक भी करने वाला है। 28 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं। सुगबुगाहट तेज हो गई है पंचायत चुनाव को लेकर। जहां एक तरफ तैयारियां पार्टियों की तरफ से की जा रही, तो दूसरी तरफ मई में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही, कयास लगाए जा रहे हैं। विक्रम सिंह राठौर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, कहा जा रहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है, अधिसूचना जारी हो सकती है। क्या हलचल है अभी? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग 22 से 26 मार्च के बीच अधिसूचना जारी करने का विचार कर रहा है। इसके संबंध में चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के संग बैठकों का दौर शुरू करेगा। अगले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें होंगी, जिनमें की तारीखों को लेकर चर्चा की जाएगी। मई में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, जिसके लिए तारीखों की चर्चा के लिए जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं। और जिस तरीके से हाई कोर्ट का आदेश है कि इसके मुताबिक 30 अप्रैल तक पूरे हो जाने चाहिए चुनाव, उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और माना जा रहा है कि 26 मार्च को तक अधिसूचना हर तरीके से जारी की जा सकती है। और 24 अप्रैल से पहले जो चुनाव है वो पूरे कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रही है। इसके संबंध में जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की जाएगी, इस तारीखों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसी के बाद भी माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा वृंदावन दौरा है। आज वैष्णव बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा को करीब 300 करोड़ की सौगात देंगे। थोड़ी देर में बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 11:35 पर ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। 12:15 बजे संतों के साथ उनकी बैठक होगी, मुलाकात होगी। 2:10 पर तीर्थ विकास परिषद की बैठक करेंगे सीएम। 2:15 बजे विजय कौशल महाराज से मुलाकात करेंगे। वृंदावन में 16 फरवरी से यमुना के तट पर कुंभ पर्व होगा। वैष्णव बैठक का आयोजन यहां पर किया जाना है। इससे 2 दिन पहले आज मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, यमुना की आरती होगी, संतों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ साथ आगमन की व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर अमित गुप्ता और एडीजी राजीव कृष्ण ने शनिवार को निरीक्षण भी किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है, साथ ही साथ सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। वैष्णव बैठक में पहले मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे, बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगे। मथुरा वृंदावन के दौरे पर हैं। आज पूरा धार्मिक कार्यक्रम लगा हुआ है। संतों से भी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उससे पहले निरीक्षण किया गया है, अधिकारियों ने जायजा लिया है तैयारियों का। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 300 करोड़ की सौगात आज मथुरा को देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता भी बेहद उत्साहित है। मंच बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी देर में बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दर्शन करेंगे। ज्ञानानंद महाराज से भी उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा और वृंदावन का यह महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। थोड़ी देर में वैष्णव बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तमाम पुलिस अधिकारी लगातार तैयारियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है, इसलिए गंभीरता से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। थोड़ी देर में बांके बिहारी मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। दर्शन पूजन के बाद ज्ञानानंद महाराज से उनकी मुलाकात होगी। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। वैष्णव बैठक में भी हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री वृंदावन 11:15 बजे पहुंचेंगे पवन हंस हेलीकॉप्टर पे और वहां से अपने काफिला के साथ 11:40 पर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं पूजा अर्चना और उसके बाद मात्रा के वृंदावन के जो संत हैं ज्ञानानंद महाराज जी के यहाँ बैठक करेंगे। वहाँ पर उनकी संतों के साथ बैठक होगी। उसके बाद नागेंद्र महाराज भी वहाँ शामिल रहेंगे। विजय कौशल महाराज से भी उनके आश्रम पर बैठक रहेगी। मुख्यमंत्री जी उसके बाद कुंभ वैष्णव बैठक में वृंदावन में शामिल होंगे। उसमें 411 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद देवरा बाबा घाट यमुना किनारे पहुंचेंगे और वहां बाबा के यहाँ आरती करेंगे शाम के टाइम और 4 बजे पवन हंस हेलीपैड से अपने उड़न खटोला के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हिंदी खबर के लिए शुभम चौधरी, वृंदावन। तो चले ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मथुरा वृंदावन का आज उनका दौरा है, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वैष्णव बैठक में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां साधु संतों से भी मुख्यमंत्री के मिलने का कार्यक्रम है। तो 11:15 बजे यानी थोड़ी देर में पवन हंस हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 11:20 पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 11:35 पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज के आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात करेंगे। और 12:15 बजे मुख्यमंत्री संतों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। 1:10 पर तीर्थ विकास परिषद की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:15 पर विजय कौशल जी महाराज के आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी। पूरी तरह से धार्मिक कार्यक्रम है। 2:50 पर मेला स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां मंच बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री का इंतजार। 3 बजे योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, विकास कार्यों की सौगात देंगे। 3:45 पर बाबा देवरा घाट पर यमुना आरती में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पूरा कार्यक्रम आपको मिनट टू मिनट बता रहे हैं। तो वहीं मथुरा नगरी किस तरीके से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है, कैसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन आ रहे हैं, जहाँ कुंभ पूर्व बैठक को संबोधित करेंगे यहाँ पर। और मैं बता दूं यहाँ उनकी जो तैयारियां जो चल रही पूर्ण रूप से है, लेकिन मंच को अब इस समय फूलों से सजाया जा रहा है। और मैं बता दूं यही 2:50 पर यहाँ योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे और यहाँ पर जो आकर के संत समाज जो यहाँ पर कोने कोने से, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनको संबोधित करेंगे। और इसी में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो सीटिंग है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कितना सुंदर बना गया है, पांडाली भव्य सजाया गया है। और यहाँ मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी इस कुंभ बैठक को 400 को लगाने के लिए पूरी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी में ही हमारे साथ में कुछ बंधु भी हैं, ये वैष्णव बैठक में जो शामिल होने आए। इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आप ये बताइएगा जो आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, आज यहाँ संतों के साथ में भी बैठक करेंगे और कुंभ बैठक होने की जा रही है, क्या कहेंगे? श्रीधाम वृंदावन का ये कुंभ बहुत ही पौराणिक आध्यात्मिक श्रद्धा और आस्था केंद्र है। जब जब हरिद्वार में कुंभ होता है उससे ठीक 1 महीने पहले वृंदावन में सभी संतों की अखाड़ों की बैठक होती है, जिसमें कि जो है ये लोग संत लोग आगे में रणनीति तय करते हैं। उसी क्रम में आज वृंदावन में कुंभ पूर्ण वैष्णव वृंदावन का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत ही कर्मठ हैं। और हम लोग यहाँ पर अपने वैदिक गुरु की तरफ से हमारे जो वेद पाठी बालक हैं उनका स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण करेंगे। तो ये ना बताया कि ये भी यहाँ पर जो सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं इधर ही पीछे एक जो रंगारंग जो कार्यक्रम होना है उसका मंच बना हुआ, मैं अपने साथी से दिखाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि उसको दिखाएं। ये जो यहाँ जो होगा ये वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जो होंगे, जो कलाकार जो आए हैं कोने कोने, यहाँ कई जगह से कलाकार आए जो अपना जो प्रोग्राम की प्रस्तुति करेंगे। मैं बता दूँ हर तरह का यहाँ जो होगा, जो ब्रज की संस्कृति के ऊपर, जो ब्रज संस्कृति, जो हमारी ब्रज की जो संस्कृति है उसको लेकर के उसको संबंधित ही यह कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वही होंगे। इधर अगर ये देखा जाए तो ये सांस्कृतिक ग्राम बनाया गया है। यहाँ पर प्रदर्शनी जो संस्कृति प्रदर्शनी का यहाँ जो लगाई जाएंगी, जो देश की जो अपने जो ब्रज की जो धरोहर है उनको यहाँ प्रदर्शनी के द्वारा उनको दिखाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भी पहुंचेंगे। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। कुंभ
कुंभ पूर्व बैठक में जो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उससे पूर्व में यहाँ कोने कोने से आए हुए कलाकार सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जो करेंगे वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। आप यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और अपना रिहर्सल कर रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के सामने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं और इन्हें पूछेंगे ये ज्ञान कौन से, ये जो कलाकार हैं ये देखिएगा और किस तरीके से तैयार हो रही है अपना अपना जो इनको जो नृत्य कला की जो प्रस्तुति देनी है उसका ये इस समय ये प्रस्तुत कर रही हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहीं पर भी कि आपका क्या नाम है आपका? सर मानसी। आप कहाँ से आई हुई हो? प्रयागराज से। प्रयागराज से। यहाँ आपको जो यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो अपनी प्रस्तुति देंगी वो किस उसमें संस्कृति के ऊपर देंगी? ढेडिया नृत्य पे। तो ये थे यहाँ के जो अपने कलाकार हैं। इसी में ही अभी बाहर देखेंगे, बाहर भी और भी कलाकार देखो यहाँ जो देख रहे हैं, देखो किस तरीके से अपना जो यहाँ जो अपना जो कलाकार जो दिखाए रहे हैं, जो बेचारे जो ये क्या संस्कृति कार्यक्रम जो होगा उसमें ये कलाकार अपने अपने पहले ही जो समय योगी आदित्यनाथ जी मुखिया आएंगे 2:50 पे इनको आना है। यहीं पर जो मंच जहाँ पर फैसला बैठक होगी उसी की ही बिल्कुल साइड में यहाँ वो मंच बना हुआ है जहाँ पर ये अपना रिहर्सल और अपनी संस्कृति का वहाँ अपना संस्कृति का ये अपना जो प्रस्तुति पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के सामने। और ये जो मंच बना है वहाँ से मैं अभी आगे दिखाना भी चाहूँगा। वहाँ भी देखो काफ़ी मैं बता रहा हूँ कहीं तो कहीं प्रयागराज कहीं जहाँ जहाँ प्रसिद्ध जहाँ की संस्कृतियाँ हैं वहाँ की अपनी अपनी जो यहाँ जो वो नृत्य कला के माध्यम से और अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उसको यहाँ दर्शाएंगे। त्रिवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। वहीं पुलवामा के शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले पुलवामा हमले के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों को नमन, श्रद्धांजलि। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वह इसके साथ ही सीएम योगी ने सुषमा स्वराज को भी उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय राजनीति की जनप्रिय और असाधारण राजनेता, प्रखर वक्ता, महिला सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक श्रीमती सुषमा स्वराज जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जनसेवा एवं राष्ट्र निर्माण को समर्पित आपका जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक उत्कृष्ट और महान प्रेरणा है। तो सुषमा स्वराज की आज जयंती है। सीएम योगी ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखा है कि जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा आप एक महान प्रेरणा रहेंगी। इधर पुलवामा बरसी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेना के अमर वीर जवानों की शहादत, जवानों को सादर नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। तो तमाम विपक्षी नेता भी आज पुलवामा हमले पर एक तरफ गुस्सा जाहिर कर रहे तो दूसरी तरफ जवानों की शहादत पर गर्व करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। जवानों को सादर नमन किया है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पुलवामा बरसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि पुलवामा के आतंकी हमले में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेना के अमर वीर जवानों की शहादत को सादर नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस का संचालन आज से फिर शुरू हो गया है। सुबह 6:10 पर दिल्ली रवाना हुई तेजस। कोरोना संकट के दौरान तेजस बंद हुई थी, तो तेजस का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। सुबह 6:10 पर दिल्ली रवाना हुई है तेजस। एक बार फिर से यात्रियों की सुविधा को बहाल किया जा रहा है। सब कुछ सामान्य होने के बाद यानी कोरोना संकट के बाद तेजस को फिर से रवाना किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा का बयान सामने आया है। वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। पिंक मोबाइल टीम को भी अलर्ट किया गया है।
तो नवीन अरोड़ा का बयान सामने आया। वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पिंक मोबाइल टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो वैलेंटाइन डे के दिन किसी भी तरह की घटना ना होने पाए, अराजक या शरारती तत्व किसी तरह की दिक्कत ना पैदा कर पाए, इसके लिए पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। लालचंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालचंद, आज वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस कितनी अलर्ट पर है? क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से को देखते हुए जो लखनऊ के लाइन ऑर्डर है नवीन अरोड़ा की निर्देश जारी किया है, साथ में पुलिस तैनात की गई है। जिस तरीके से कल हिंदूवादी जो पार्टी थी उन्होंने जो है के अंदर लाठी डंडे लेकर नजर आए, उसके बाद से ही जो लखनऊ पुलिस थी वो पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मोबाइल जो पुलिस है वो तैनात की गई है, साथ देखने को मिला, चाहे वो जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, चाहे महल हो, चाहे सिनेमाघर, पार्क हो, तमाम ऐसी जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिस तरीके से अगर कोई अश्लीलता करता हुआ पास जाएगा, चाहे वो कपल हो, चाहे कहीं भी कोई भी इस तरीके से दिखाई देता है, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ चल रहा है कि वैलेंटाइन के मौके को लेकर लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसे में जो स्थिति लाइन ऑर्डर है उन्होंने सख्त निर्देश दिया और जगह जगह पार्क है, प्रतिष्ठान है, वहाँ जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है। ऐसे में देखने को मिला कि हिंदू समाज पार्टी के लोग हैं वो भी कई जगह पार्कों पे नजर आ रहे हैं। उसको देखते हुए भी पुलिस तैनात की है कि किसी भी प्रकार की अगर अश्लीलता होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ देखा जा रहा है, तो देखते हुए राजधानी लखनऊ में पुलिस फोर्स टाइम देखते हुए तैनात की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका लालचंद इस तमाम जानकारी के लिए। शामली से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीएम जसजीत कौर ने लाइसेंस निरस्त किया है। एक ही शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज थे पिस्टल, राइफल। गैंगस्टर एक्ट में नामजद होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। विधायक नाहिद हसन और तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर लगा है, तो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीएम जसजीत कौर ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। राइफल और दूसरे शस्त्र भी एक ही लाइसेंस पर दर्ज थे। एक ही शस्त्र लाइसेंस पर पिस्टल और राइफल को दर्ज किया गया था, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट में नामजद हुई तबस्सुम हसन और उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में इस दौरान गोली लगी। मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार हो गया है। घायल नीरू धरकार के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। काफी समय से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था ये बदमाश। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती हुई नजर आई है, जहां एक बदमाश पकड़ा गया है, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। बदमाश नीरू धरकार के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो बदमाश है जो पकड़ा गया है, पैर में गोली लगी है। काफी समय से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। 6 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। नीरू इस बदमाश का नाम बताया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है। गौकश शानू के पैर में गोली लगी। बदमाश से गौकशी का भी सामान बरामद हुआ है। मसूरी थाने के नाहल चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्कर शानू पकड़ा गया है, उसके पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बदमाश से गौकशी का भी सामान बरामद किया गया, यानी हथियार बरामद किए गए हैं। नाहल चौकी क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी है। बड़ी खबर मेरठ से, जहां बिल्डर से बदमाश ने 20 लाख की रंगदारी मांगी है। पहले 5 और अब 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। चिट्ठी फेंकने आया बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गया। बिल्डर ने 1 फरवरी को मुकदमा भी दर्ज करवाया था। दूसरी बार रंगदारी की चिट्ठी से दहशत में है पूरा परिवार। मेडिकल के सरायकाजी का बिल्डर अशोक सैनी है, जिसे
रंगदारी मांगने की जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तो पहले 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, अब 20 लाख रुपए मांगे गए हैं। चिट्ठी फेंकने के लिए बदमाश जब घर पहुंचा, सीसीटीवी में कैद हो गया। बिल्डर ने 1 फरवरी को इससे पहले भी मुकदमा दर्ज करवाया था। पहले 5 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी, अब 20 लाख की रंगदारी बिल्डर से बदमाश ने मांगी है। एटा से बड़ी खबर, जहां कोहरे का कहर देखा गया। सड़क किनारे बने मंदिर में ट्रक जा घुसा। ट्रक की टक्कर से पूरा मंदिर धाराशायी हो गया है। पीछे से आ रही 2 रोडवेज बस भी अनियंत्रित हो गई। बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ी है बस। हादसे में बस में सवार 2 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली मिर्ची क्षेत्र के एटा कासगंज बॉर्डर का मामला है, जहां कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रक मंदिर में जा घुसा, उसके बाद बेकाबू रोडवेज बस भी जा टकराई और 2 यात्री इस दौरान घायल हुए हैं। कोतवाली मिर्ची क्षेत्र के एटा कासगंज बॉर्डर पर यह दुर्घटना हुई है। बेकाबू बस डिवाइडर पर जा चढ़ी। बस में सवार 2 यात्री घायल हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो कोहरे के चलते हादसा हुआ। पहले एक ट्रक मंदिर में जा घुसा, उसके बाद पीछे से आ रही रोडवेज बस भी बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान 2 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो कोहरे के चलते अभी भी आए दिन हादसे हो रहे हैं, अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मंदिर किसका था? मंदिर यही था। यूपी के बस्ती जिले में अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना परवान नहीं चढ़ पा रही। जिले के जिम्मेदारों के ढीले रवैये के चलते अभी तक कई पात्रों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने ऐसे अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि देश के हर गरीब के सिर पर छत हो। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को आशियाना देने का काम कर रही है, लेकिन बस्ती जिले के कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारी पीएम आवास योजना में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से आज भी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को छत नसीब नहीं हुई है, तो कुछ घर ऐसे भी हैं जिनकी छत अधूरी पड़ी है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक की और 5 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर शिथिलता पाई गई, जिसमें बहादुरपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को चार्जशीट देने का निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि 52 में से 38 आवास का कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6282 आवासों का मनरेगा द्वारा मास्टर रोल भी नहीं जारी किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सभी आवास 31 मार्च तक पूरे किए जाने चाहिए, लेकिन जिले में कई तहसीलें और ब्लॉक ऐसे हैं जहां अभी तक इसका निर्माण शुरू ही नहीं किया गया है। लोग जो इसमें शामिल हैं, इसका दुरुपयोग करके योजनाओं का, चाहे प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे ब्लॉक के बीडीओज हो, इस तरीके से लगातार एक चुनौती खड़ी होती जा रही है कि जनता का पैसा जनता तक पहुंचने के बजाय उसका बंदरबाट हो जा रहा है। और इस बंदरबाट को रोकना आवश्यक इसलिए है, अब चाहे पशुचरण हो, चाहे शौचालय हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें कच्चे और पक्के काम के विवाद में लोग उसको एक नीतिगत तरीके से, जो उनके चंद पसंदीदा लोग हैं, उनके लिए वो नियमों को विपरीत ताक पे रखते हुए कार्रवाई कर ले रहे हैं और पैसे का समायोजन कर ले रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि ये जो पूरे जिले में मनरेगा का व्याप्त करप्शन है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने वीडियोस के खिलाफ आवाज उठाई है। यानी बस्ती जिले के जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारने में बड़ी कोताही बरत रहे हैं। अब डीएम ने समीक्षा बैठक कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ जहां सरकार लगातार गरीब परिवारों को छत मुहैया कराने का काम कर रहा है, वहीं जिले की अगर हम बात करते हैं तो बस्ती जनपद के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं, वह लगातार इस योजना में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जिला अधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन ने इसका संज्ञान लेते हुए समीक्षा बैठक किया और जिले के 5 ब्लॉकों में इस योजना में शिथिलता पाने पर निर्देश दिया।
और सख्त कार्रवाई करते हुए बहादुरपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी और एक सचिव को चार्जशीट सौंपा है और सीडीओ को यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो रुके हुए आवास हैं इनको पूरा कराया जाए। 5 ब्लॉकों में जिस तरह से 31 मार्च तक के लिए धन आवंटित कर दिया गया, लेकिन अभी कार्य न शुरू होने की वजह से सबको फटकार लगाते हुए तत्काल इसको पूरा कराने का काम किया है और बताया कि 31 मार्च तक जनपद में जितने भी आवास अधूरे पड़े हुए हैं उसमें लगातार कार्य करके उसको पूरा कराया जाए। अपने सहयोगी संजय मिश्रा के साथ पवन वर्मा, हिंदी खबर, बस्ती। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आप हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं www.hindikhabar.com पर। नमस्कार।